तो आज हम लोग का नया टॉपिक है, लिखा जाए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और पहले ही पढ़ाया था कि जब किसी कंडक्टर वायर से, ध्यान से सुनना है, कि जब किसी कंडक्टर वायर से करंट जब फ्लो होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर जो ड्रिफ्ट करता है, और पॉजिट्रॉन जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, तो इनसाइड द कंडक्टर वायर देयर इज नंबर एंड नंबर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड लैटिस। यानी उसके इनसाइड में आपका एटम्स, लैटिस और मॉलिक्यूल्स बहुत सारे उसके इनसाइड में होते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का कॉलिजन होता है। ड्यू टू द कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कॉलिजन होते हैं और लैटिस और एटम के साथ भी कॉलिजन होते हैं, आफ्टर सम टाइम्स टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज, एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, once again free electrons get thermal energy and its velocity and its kinetic velocity becomes more according to energy conservation theorem। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से हम लोग जानते हैं ना कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर। तो जब मान लीजिए थर्मल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिला तो इलेक्ट्रॉन उस थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है, और कन्वर्ट करने के बाद वंस अगेन आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पहले से जो आपका वेलोसिटी था उससे और तेज़ वेलोसिटी से वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ड्रिफ्ट करने लगता है। तो ये कंटिन्यू मान लीजिए प्रोसीजर होने के कारण मैंने बहुत सारे फैक्टर्स टेम्परेचर के मैंने आपको बताया भी कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज टू डिक्रीज, एंड ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज। हाँ है ना, तो रेसिस्टेंस जो कंडक्टर वायर का है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो आपका टेम्परेचर इफेक्ट है। दूसरा अब हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी कंडक्टर वायर से करंट अगर आपका फ्लो करता है द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज, एंड दिस इज द फिनोमिना ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी उसका कंडक्टर वायर का आपका जो टेम्परेचर बढ़ना ही आपका हीटिंग इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट का। उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसको हिंदी में कहेंगे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह होती है तो चालक तार का ताप बढ़ जाता है, इसे हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। आया समझ में? हाँ, कि जब किसी कंडक्टर वायर से करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ करंट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज, एंड दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको हीट से संबंधित जूल्स का लॉ आपने पढ़ा भी होगा, वही हीट का हम लोग को यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ का हम लोग को पढ़ना है। तो जूल्स लॉ तो डायरेक्ट बोले कि भैया आपका एच जो है हीट जो है, जो आपका किसी भी कंडक्टर वायर से करंट जो फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो करने से जो कंडक्टर वायर हीट हुआ है या जो हीट प्रोड्यूस किया है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसका, आई स्क्वायर का। तो एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। वंस अगेन आपका कि वो प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर, तो एच प्रोपोर्शनल आर। और ये भी बोला कि एच जो प्रोड्यूस हीट जो है उसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ द चार्ज या ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से कितना देर तक करंट का फ्लो हुआ तो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होंगे।
तो H आपका I स्क्वायर का भी प्रोपोर्शनल है, H आपका R का भी प्रोपोर्शनल है और H आपका T का भी प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली कंक्लूजन H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT, और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाते हैं तो H इक्वल टू के I स्क्वायर RT, के का वैल्यू 1 लेने पे तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर वायर। बहुत छोटा टॉपिक है, आज हम लोग इसको निपटा देंगे, इसको बस नोट कीजिए, अरेंज्ड में नोट करा देते हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि हम देखो तो इसमें NCERT में लेटेस्ट NCERT है, हाँ है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ेंगे तभी एनर्जी और पावर की बात आएगी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये सबसे रिलेटेड है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। हाँ, ये सब तो तुम्हारा JEE मेंस का एकदम और नीट का तगड़ा सिलेबस है। चलो, ये आपका क्या कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी रिलेटेड है। अरे पगला गया है क्या? हैं? कार्बन कलर कोड तो रिलेटेड है आपका, कलर कोड रिलेटेड है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिलेट नहीं होगा, नहीं है, फिर से तुम मिलाना। कलर कोड रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन रिलेटेड नहीं है वही ना। कॉम्बिनेशन डिलीट कर देगा तो फिर इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या? तो चलो लिखो, वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट is passed through a conductor, whenever the electric current pass through the conductor pass through a conductor, comma, its temperature goes to increase after some time. Its temperature goes to increase after some time. Its temperature goes to increase after some times. Line छोड़ के, this indicates that is न लिखना, this indicates that the electric energy is being converted into, this indicates that the electric energy is being converted into heat energy, This effect is known as हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हीटिंग इफेक्ट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपका हीटिंग इफेक्ट का हम लोग अपने डेली लाइफ में वेरियस जगह पे यूज़ करते हैं। अब जैसे सबसे पहला गीज़र, ठंडा में यूज़ करते हैं ना पानी को गर्म करने के लिए, तो अगर वो मान लीजिए कि वायर, वो स्पेशल एक वायर है जिससे करंट पास होने के बाद वो ज़्यादा हीट हो जाता है, तभी ना मान लीजिए कि जो वाटर को भी टेम्परेचर बढ़ाता है। प्रेस करते हैं ना आयरन, तो वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू येलो बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इसको वेस्टेज मानेंगे, ये भी हमारे यूज़ का है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस आपका क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तुम लोग हॉट डॉग खाते हो सरल का, सड़ा हुआ 10 दिन का रहता है, उसको गर्म करके खाने के बाद सुनते हैं और टेस्टी लगता है। मैं नाम ही सुन के आज तक नहीं खाया हूँ, है ना, हॉट डॉग, है ना। तो क्या है कि वो किस चीज़ में किस चीज़ में उसको गर्म करता है, वो भी आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो लिखा जाए एग्जाम्पल, यानी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, लिख लो। इलेक्ट्रिक बल्ब, कोमा, इलेक्ट्रिक फर्नेस, कोमा, इलेक्ट्रिक प्रेस, कोमा, गीज़र, कोमा, हीट कन्वर्टर, कोमा, इमर्सन रॉड, ETC। इमर्सन रॉड भी तो आपका टेम्परेचर है ना, तो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अकॉर्डिंग टू
according to Joule, Joule, according to Joule, comma, if a conductor wire of resistance R, if a conductor wire of resistance R, comma, current flowing through it, I current flowing through it, comma, I current flowing through it for time t, if I current flowing through it for time t, then heat produced H proportional I square RT. This is joules heating effect of electric current. This is Joule's law of heating में हम लोग लिख सकते हैं ना. This is Joule's law of heating. तो यहाँ से हमारा मामला H इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स का हीटिंग लॉ. कोई दिक्कत नहीं? बोल रहा है, अरे बोलो ना जल्दी. कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो मैंने सुनो, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो मैंने कई बार डिस्कस कर चुका है. टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मैंने आपको बताया, उस समय भी डिस्कशन किया. मैंने रिलैक्सेशन टाइम का जब बातें किया तब मैंने इसका डिस्कशन किया. जब इंक्रीजिंग ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, तब मैंने डिस्कस किया. और अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो मैंने डिस्कस किया ही ना कि क्यों किसी कंडक्टर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. तो यहाँ पे टेम्परेचर वायर का अगर मान लीजिए कि आपको वैल्यू को, अगर आपको और हीट को इंक्रीज करना है तो डायरेक्ट है आपका रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, उसका रेसिस्टेंस आप ज़्यादा कर दीजिए, टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा. तो हम लोग उसमें वैसा एलिमेंट का यूज़ करते हैं कि जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है. समझ गए? चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए. हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट. हीट प्रोड्यूस्ड बाय, नेक्स्ट हेडिंग है हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट. हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट. हीट प्रोड्यूस्ड बाय, हम लोग इसका रेसिस्टेंस एक कंडक्टर वायर ए बी ले लिए हैं, जिसके दोनों एंड पे हमने एक सेल से इसको जोड़ दिया है, कंडक्टर वायर ए बी, जिससे आपका आई करंट पास हो रहा है ना. चलिए लिखिए, अब स्टार्ट करूं? चलिए लिखिए अब. लेट अ कंडक्टर वायर, डायग्राम बना लिए? जल्दी 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 जल्दी, आज एकदम ख़त्म करना है हम लोगों को इसको. छोटा ही टॉपिक है, बस एक डेरिवेशन है. इसी डेरिवेशन के बाद फिर इलेक्ट्रिकल पावर चलेंगे. बीओटी यूनिट चैप्टर फिनिश. लेट अ कंडक्टर वायर ए बी, लेट अ कंडक्टर वायर ए बी ऑफ रेसिस्टेंस आर, लेट अ कंडक्टर वायर ए बी ऑफ रेसिस्टेंस आर. डायग्राम में एक बात और नोट कर लेना. लेट अ कंडक्टर वायर ऑफ रेसिस्टेंस, let a conductor wire of resistance R, comma, V potential difference applied across the ends of AB, V potential difference applied across the ends of AB, V potential difference applied across the ends of AB, comma, I current flowing through it for time t, I current flowing through it for time t,
लाइन छोड़ के, therefore total charge, लाइन छोड़ के, therefore total charge flowing through the conductor, therefore total charge flowing through the conductor in time t, q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका it, in time t, यहाँ पे लिखेंगे q इक्वल टू, लाइन छोड़ के, q इक्वल टू it लिख दिए। अब चलो नेक्स्ट लिखो, q इक्वल टू it, लाइन छोड़ के, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, according to definition of potential difference, कॉमा लाइन छोड़ के लिखना है कि वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या होता है, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन कहलाता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ या ना। लाइन छोड़ के लिखना है, therefore total work done in carrying charge q, therefore total work done in carrying charge q from point a to b, therefore total work done in carrying charge q from a to b, then work done in carrying charge a to b डायरेक्ट लिखना है, कॉमा देके w इक्वल टू q भी बोलो, हाँ या ना। तो q इक्वल टू तुरंत क्या निकाले हो, IT, अभी इक्वल टू क्या IR नहीं होता है, तो चलो W इक्वल टू क्या आ गया I स्क्वायर RT, लिखो जल्दी I स्क्वायर RT, ये तो जूल में ना होता है, इसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करेंगे, वर्क डन का क्या होता है यूनिट, जूल, लिख लोगे ना, यहाँ पे लिख लेना है इन जूल, लिख लिए, अरे लिखे रे, तो चलो लाइन छोड़ के अब लिख, ये तुम्हारा 2 नंबर का पूछेगा तो उसमें लिखना पड़ेगा, लिख लो, दिस इज वर्क डन इज कॉल्ड दिस वर्क डन इज कॉल्ड electric work done. This work done is called electric work done. Electric work done. Full stop. If this electric work done appears as heat, if this electric work done appears as heat and this work done appears as heat, comma, then amount of heat produced H इक्वल टू I स्क्वायर RT, समझ में आ रहा है रे। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा जूल में, और दूसरा देखो तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, क्या करोगे 4.18 से डिवाइड करोगे ना, तो किस चीज़ में आएगा, कैलोरी में आएगा, लिख लो H इक्वल टू I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय 4.18, तो कैलोरी में आएगा। फ्रॉम द एबव रिजल्ट, ये लिख लिए ना, लिखो इसका, फ्रॉम द एबव रिजल्ट, अब ये MCQ टाइप में आएगा जरूरत तुमको। फ्रॉम द एबव रिजल्ट comma Joule's law, from the above result Joule's law of heating state that Joule's law of heating states that amount of heat produced in a conductor, amount of heat produced in conductor, when amount of heat produced in conductor, comma, when electric current flows through it,
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तब ये ठीक नहीं है, हाँ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट कॉमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट में जो स्टेटमेंट हम पहले ही बोल दिए उसको नोट करोगे ना, इस रिजल्ट से तो क्लियर हो गया ना। फर्स्ट में लिखो स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, पहला स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कॉमा फॉर, एक मिनट, स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर अ गिवन टाइम, फॉर अ गिवन टाइम। चलो दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अच्छा एक मिनट, फॉर अ गिवन टाइम एंड कंडक्टर, यानी दिए गए कंडक्टर और समय पे, फॉर अ गिवन टाइम एंड कंडक्टर लिख लेना, फॉर अ गिवन टाइम एंड कंडक्टर, यानी जिस कंडक्टर से दिया गया और दिए गए समय में। दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर अ गिवन करंट एंड टाइम, समझ गया, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर गिवन करंट एंड टाइम। एंड तीसरा time for which the current is passed for a given conductor and current, time for which the current is passed for a given conductor and current, अब सुनो, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको बोलेगा तो सर क्या इतना लिखना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम तुमको जो ये लास्ट का 3 पॉइंट लिखे हैं ना, ये एमसीक्यू के ऑप्शन में तुमको फेरा लगाएगा, तो इसीलिए बताए कि जब टाइम की बात करेंगे तो वहाँ ध्यान रखना है कंडक्टर और करंट मेरा गिवन होना चाहिए, रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो करंट और टाइम गिवन होना चाहिए, और करंट की बात करेंगे तो हमारा कंडक्टर और टाइम गिवन होना चाहिए, समझ गए, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा डायरेक्ट कंक्लूजन है कि अकॉर्डिंग टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन I करंट passes थ्रू द कंडक्टर वायर एंड R इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर, इज टाइम इंटरवल या गिवन टाइम इज T, then H proportional I square, H proportional R, H proportional T, combining the above factor H proportional I square RT, which is equal to H equal to I square RT in joule, कैलोरी में तो I square RT by 4 पॉइंट, समझ गए, खत्म। लिखो इलेक्ट्रिक पावर, इसका जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन में, अभी कैलकुलेशन कराएंगे तो H इक्वल टू निकाल। अब लिखो इलेक्ट्रिक पावर, ये सब तुम लोग इसे पढ़ के भी आए हो, हाँ या ना, हाँ, द रेट एट विच, अब देखो मैकेनिकल वर्क भी होता है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक वर्क मेंशन कर देते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन by the source of EMF E dot M dot F, by the source of EMF, by the, किसके द्वारा वर्क डन किया जाता है, EMF के द्वारा, by the source of EMF in maintaining the current in circuit, in maintaining the current in circuit, in maintaining the current in the, maintaining the current in circuit is called electric power, is called electric power of the circuit, is called the electric power, is called the electric power, is called the electric power of the circuit। समझ गया, यानी हमने क्या पढ़ा था कि EMF के बारे में, कि EMF हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल और इंटरनल सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में टोटल वर्क डन के इक्वल होता है, पढ़ाए थे। और क्लोज्ड आपका इंटीग्रेशन करके हम लोग E.dl में हम लोग वर्क डन भी निकाले थे।
यहाँ पे आपका है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन बाय इलेक्ट्रिक पावर। तो ये मेंटेनिंग वर्क के लिए जिम्मेदार कौन है? ईएमएफ। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस लाइन को जोड़ दिए कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द गिवन सर्किट, यानी जिस सर्किट की बात करेंगे। इफ लाइन छोड़ के if a conductor of resistance capital R, if a conductor of resistance capital R, comma, current I flows through the conductor, current I flows through it, लिख देना, current I flows through it for a given time या for a time t, not given time, for a time t under a potential difference V, then नहीं बोल रहे हो, then electric power P इक्वल टू क्या होगा रे? W बाय, और W इक्वल टू क्या होता है? गधा कहीं का सब, अभी तुरंते पढ़ाए हैं न रे। ये क्या है? VIT नहीं है, ये भी नहीं है, ये I नहीं है, ये T नहीं है, तो डिवाइडेड बाई T से T, तब पावर इक्वल टू क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और चूंकि V इक्वल टू क्या होता है रे? IR, देन P इक्वल टू क्या? I स्क्वायर R, ऑल्सो P इक्वल टू ऑल्सो एक मिनट, I इक्वल टू क्या? V बाय R, नहीं बोल रहे हो रे? तो देन P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, जो डाटा दिया रहेगा उससे हम लोग इसका वैल्यू नहीं बोला नहीं निकाल लेंगे। लिखो SI यूनिट ऑफ, चलो लिखो SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, है ना? या कैपिटल W, और जूल पर सेकेंड, क्या कि W बाई T होता है ना, तो वर्क का तो जूल होता है ना। तो चलो तब यहाँ से ध्यान देना है कि देखो तो नाउ P इक्वल टू आपका VI, सुन रहे हो रे? तो इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन P इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी तो इसका हो गया ना, तो 1 वोल्ट एम्पियर, ये सब भी याद रखना। तो ये 1 वाट, हाँ है ना? तो कह सकते हैं कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर and I current flowing through it, then the electric power of the circuit will be 1 watt। पहले तो इसके लिए। दूसरा इक्वेशन में if I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम, सुन रहे हो ना रे? तो अब यहाँ से 1 ओम का स्क्वायर प्लस 1 एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम इक्वल टू 1 वाट। इफ अ कंडक्टर वायर ऑफ रेसिस्टेंस इज 1 ओम and 1 ampere of current flowing through it, then the electric power of the circuit will be 1 watt। फिर आ जाओ यहाँ पे
P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड R इक्वल टू 1 ओम, तो यानी इफ अ कंडक्टर वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम एंड 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, लेकिन इसमें करंट तो पास नहीं हो रहा है, इसीलिए इस पे और इस पे, ये दो मामले पे हम लोग कंक्लूजन जो है, जो आंसर का जो कंक्लूजन है या 1 वाट को डिफाइन करने में इन दोनों टर्म्स का नहीं यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे कि व्हेन द 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन द 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, देन द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट विल बी, लिखो इसको, लिखो फिर नोट कराते हैं। थोड़ा जल्दी रे प्यारे बच्चों। If 1 volt of potential difference, if 1 volt of potential difference applied, if 1 volt of potential difference applied across the ends of a conductor, if 1 volt of potential difference applied across the ends of a conductor, comma and 1 ampere ये comma देखिए, 1 ampere current flows through it या flowing through it, then the electric power of the circuit will be 1 watt. Then the electric power of the circuit will be 1 watt. अच्छा देखो, अब जो आपका इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट वाट है ना, ये इसका बड़ा वैल्यू यूज होता है। अब जैसे किलोवाट, मेगावाट, अभी जैसे देखोगे सुनोगे कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहलगांव में जो थर्मल एनर्जी, जहाँ पे मतलब कि जो थर्मल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है थर्मल का, तो उसमें मान लो गवर्नमेंट ने 6 मेगावाट का एक्सटर्नल पावर को बढ़ाया है। तो यानी 6 मेगावाट बोले तो 10⁶ वाट का इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन को और बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किलोवाट मेगावाट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किलोवाट बोले तो 10⁻³ वाट, मेगावाट बोले तो 10⁶ वाट। एक बात और मैं तुमको बता दूं कि पावर को हम लोग हॉर्स पावर से भी डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो 1 HP इक्वल टू, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, मैकेनिकल पावर जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे भी बताए थे। तो मैकेनिकल पावर को भी वाटे से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को भी वाट से ही डिनोट करते हैं, समझ गया ना। तो आपका ये 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ये रिलेशन लिख लो। लिखा? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक पावर का अगर आपको वैल्यू काउंट करना होता है तो उसमें ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट से कंटिन्यूस आपका स्टडी करंट आपका उससे फ्लो करना चाहिए, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू वेरिएबल अगर आपका रहेगा तो उस समय इसके वैल्यू को अलग अलग तरह से हम लोग को हर टाइम का अलग अलग काउंट करना पड़ेगा।
अब जैसे मान लीजिए किसी भी सिंपल सर्किट में हम लोग सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा वहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल एनर्जी होता है, तो वहाँ पे आपका P = VI आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे या पावर जनरेशन स्टेशन की बात करेंगे तो क्या होता है कि ट्रांसमिशन जहाँ पे हम लोग वायर का यूज़ करते हैं, तो जब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसमें उसे करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, और जब मान लीजिए कि जो धीरे धीरे अगर कम होना हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी कम हो जाता है। अब जैसे विंड एनर्जी के द्वारा मान लो पावर जनरेशन है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है आपका, उसका मान लीजिए कि जो टरबाइन अगर आपका मूव कर रहा है तो पावर जनरेशन आपका ज़्यादा हो रहा है स्पीड से, और स्लो है तो कम है, तो हर जगह का वो इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू आपका वेरिएबल होगा, वो चेंजेबल होगा। समझ गए? एक क्वेश्चन हो जाए इस पर जल्दी। अ बल्ब ऑफ 484 ओम, अ बल्ब ऑफ 484 ओम यानी उसका रेसिस्टेंस है, समझ गया? अ बल्ब ऑफ 484 ओम इज प्रोड्यूसिंग लाइट, 484 ohm is producing light when connected to 220 volt supply, when connected to 220 volt supply, full stop. What is the electric power of a bulb? What is the electric power of the bulb? What is the electric power of the bulb? How much? What is the electric power of the bulb? बनाओ। हाँ, 100 वाट। P = V²/R, 220 का स्क्वायर कर दो बटा 484, तो 220 का स्क्वायर करोगे तो 48400 डिवाइडेड बाय 484, 484 से 484 कट जाएगा, 100 वाट आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। How much current is drawn by the motor? How much current is drawn by the motor? How much current is drawn? How much current is drawn by the motor of 0.5 HP? How much current is drawn by the motor of 0.5 HP from 220 volt supply, from 220 volt supply, from 220 volt supply, from 220 volt supply। चलो तो जल्दी करो। बन गया? अरे नहीं बोला। सिंपल तो है, 0.5 HP है, उसको पहले वाट में कन्वर्ट कर लो। सुन रहा है रे? 0.5 × 746, तो पावर का वैल्यू आ गया वाट में, कोई दिक्कत? अब क्या है, 220 वोल्ट भी दिया हुआ है ना, आई का वैल्यू निकालना है। P = VI, तो I = P/V, तो 0.5 × 746 डिवाइडेड बाय 220, वैल्यू आपका आ जाएगा 1.7 एम्पियर। आ गया? चलो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, नया हेडिंग, इलेक्ट्रिक एनर्जी। टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन, और इसके बदले में और दूसरा लाइन भी है, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF, energy supplied by the source of EMF in maintaining the current in an electric circuit for a given time, maintaining the electric current
maintaining the current in a electric circuit for a given time is called electric energy consumed in the circuit, is called electric energy consumed in the circuit, is called electric energy consumed in the circuit। यानी सीधा समझना है आपको कि टोटल वर्क डन बाय द EMF टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, या टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF, कौन, सेल या बैटरी, टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द source of EMF to maintaining the electric current in an electric circuit is known as electric energy consumed by the circuit। तो सिंपल बात है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, यहाँ पे तो सिंपल आपका आ गया ना कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, बोलो जल्दी, एनर्जी तो वर्क के इक्वल ही ना है जी, कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी W इक्वल टू, सुनो P इक्वल टू क्या निकाले हो, W/T, तो ये क्या हो जाएगा आपका PT, अरे ना बोल रहे हो, तो P का वैल्यू क्या है VI, ये आपका VIT, हाँ है ना, लिखो इलेक्ट्रिकल, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, फॉर्मूला नहीं आ गया, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम PT आ गया आपका। लिखो SI यूनिट ऑफ W इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्क डन इक्वल टू तो पहले भी हम लोग निकाले हैं ना VIT, तो VI को तो P कहते ही ना है, यहाँ से PT तो लिख सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम लिख ले। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वही जूल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल, अरे ना बोल रहे हो, तो चलो देखो तब यहाँ पे ध्यान देना है कि इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन 1 जूल इक्वल टू, देखो तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अब सुन यहाँ पे रहे, ध्यान देना है, तो ये तो आपका 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर तो 1 वाट होता है, अरे ना कह रहे हो, चलो इसको कैसे डिफिनीशन देंगे, इफ सुनो, इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट फॉर 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट विल बी 1 जूल। सुन रहे हो, अरे कोई दिक्कत। दूसरा डिफिनीशन, इफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ सर्किट, सुनो यहाँ, इफ इलेक्ट्रिक पावर, ना इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, लिखोगे, नोट करा दें, ये सब नोट किया तुम लोग, करो जल्दी करो, थक जाते हैं नोट कराने में, पढ़ाना रहता है ना, न्यूमेरिकल तो ठीक ठाक रहता है। आज तुम लोगों का 100% NCERT खत्म, अब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बचा हुआ है, CR सर्किट, कैपेसिटेंस भी पढ़ा दिए, रेसिस्टेंस भी पढ़ा दिए, तो वो सब में बोर्ड वाले बच्चों को तंग नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, वो तुम लोगों के लिए अलग से क्लास रहेगा, उसमें काम करेंगे। लिखो, इफ one volt of potential difference, if 1 volt of potential difference applied, if 1 volt of potential difference applied across the ends of a conductor wire,
across the ends of a conductor wire, across the ends of a conductor wire, across the ends of a conductor wire, and 1 ampere of current flowing through it, and 1 ampere of current flowing through it for time 1 second, for time 1 second. If 1 ampere of current flowing through it for time 1 second, then the electric energy consumed by the circuit will be, then the electric energy consumed by the circuit will be 1 जूल. लिख लिए? चलो अब लिखो, लाइन छोड़ के स्टार पॉइंट बना के. कॉमर्शियल यूनिट यानी जिससे कमाई उमाई होता है सरकार को, अभी वो तुम लोग को पढ़ा रहे हैं. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, commercial unit of electric energy is kilowatt hour. KWH से डिनोट करते हैं, किलोवाट आवर. KWH, स्मॉल के कैपिटल W स्मॉल h. और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, अब ब्रैकेट में लिख लेना BOT यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी बिजली बोर्ड के द्वारा जो है ना, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब चलो तो थोड़ा इसको हम लोग ब्रीफ करते हैं कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ. सुनो, इसका मतलब हुआ 1000 वाट इंटू 1 आवर. इसका ध्यान से सुनो कि अगर 1000 वाट, सुन रहे यहाँ ध्यान से सुन, 1000 वाट का अगर इलेक्ट्रिक पावर किसी सर्किट में अगर 1 आवर तक यूज़ हो रहा है या लग रहा है, तो उस सर्किट के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा वो कितना होगा. एक बिजली वाला जो गवर्नमेंट के द्वारा जो 1 यूनिट के इक्वल होगा, 1 BOT यूनिट के इक्वल होगा. इसी को हम लोग 1 किलोवाट आवर कहते हैं. अब चलो थोड़ा और इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग. ये आपका कितना हो जाएगा, 3600 में लिख दूं डायरेक्ट. 1 आवर में कितने सेकेंड, तो देखो तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल आ गया, तो 1 किलोवाट. एकदम बिहार बोर्ड के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 BOT यूनिट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी का या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट लिखो. इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये नोट कर लिए ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, VIT. इसके जगह पे आपका I² RT भी चलेगा. देख लो, V इक्वल टू IR पुट करोगे ना, तो I² RT. दूसरा देखो तो यहाँ पे V²/R² ना, तो V²R इंटू T हो गया, चैप्टर ख़त्म. अब हम लोग न्यूमेरिकल्स इसका पढ़ना है हम लोगों को, है ना. और 1-2 इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ने हैं आपको. सम एस्पेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक आयरन, तो जो कि मैंने आपको बता ही दिया है. इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्यूज वायर, ये सब आपका है. तो ये और क्वेश्चंस, इन सब का हम लोग डिस्कशन कल करेंगे. कल आप लोग NCERT वगैरह अच्छे से, है ना, क्वेश्चंस वगैरह बना के लाइएगा, जो आपको बहुत चैप्टर आसान क्वेश्चन इसमें होगा. NCERT का क्वेश्चंस हो या फिर जो भी क्वेश्चंस हो, सब सॉल्व करके लाइए. कल इसका फिनिश करते हैं, बाकी मंडे से हम लोग, या फिर मंडे नहीं तो संडे से ही मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे.